हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो की टॉपिक है वो है आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र में आपसे क्या क्या पूछा सकता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसमें आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। परिभाषा बताइए, उसका मात्रक बताइए, उसकी विमा बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। इतना सा आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपसे कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा आ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो आपको क्या बताना है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब यह है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लेते हैं ये हमारा पूरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, मान लेते कोई हमारा यहाँ पर बिंदु है, उस पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को, आवेश यानी कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव आयन रखा हुआ है। ठीक है, लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जो लगने वाला बल है उसकी तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस पर जो बल हमारा कार्य कर रहा हो, जो हमारा बल इसमें फोर्स वर्क कर रहा होगा, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा रखा हुआ है आवेश कहाँ पर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछी गई थी, वो आपके सिंपल शब्दों में आप ये इस तरह से बता सकते हैं। आगे आपको बताना मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका, तो आप देखेंगे मात्रक लिखा हुआ, मात्रक न्यूटन पर कूलाम, यानी कि एन फॉर, यहाँ पर देखिए न्यूटन और सी फॉर कूलाम, एन अपॉन सी या न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है विमा। अच्छा, विमा लिखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, किसी भी हमको राशि की अगर विमा निकालनी है तो सबसे पहले हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला क्या है वैद्युत क्षेत्र का, E = F/Q0। ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एफ क्या है, एफ हमारा जो फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, किस पर लगा रहे हैं, Q0, यानी Q0 क्यों लिखा है यहाँ पर कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई किसी बिंदु, हमारा कोई बिंदु रखा है। ठीक है, किस क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं E = F/Q0। ई बराबर वैद्युत क्षेत्र, F क्या है, फोर्स है, और Q0 क्या है, कोई हमारा आवेश है। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला बनके तैयार होता है। इस फॉर्मूले से ही हमने क्या निकाली हुई है, विमा निकाली हुई है। विमा क्या है, ML T-3A-1। ठीक है, तो ये इसकी विमा है। और राशि, कभी कभी राशि पूछा सकता है आपसे, बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आपसे बन सकता है कि राशि क्या होती है। तो राशि आप बताएंगे, राशि इसकी सदिश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक आपको इसमें सारे मिलते रहेंगे, इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं, अति लघु भी बनते हैं, लघु भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, कूलाम के नियम की व्याख्या। कूलाम का नियम क्या होता है और इसकी आपको व्याख्या बतानी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको व्याख्या करनी थी, यानी कि आपको सबसे पहले कूलाम का नियम बताना होगा। कूलाम के नियम में के अनुसार आप क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ लिखा हुआ तो उत्तर आप लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम का नियम हमारा क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम कहता है। क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश हमारे रखे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, पहला बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है। पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये हो सकता है ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। ठीक है, दो बिंदु आवेश हमारे रखे हैं, उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स हमारा वर्क कर रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई हमारा फोर्स यानी बल कार्य कर रहा होगा। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो वो जो बल होता है वो किसके होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल। इन दोनों का आवेशों का गुणनफल अगर आप कर निकालेंगे तो क्या होगा, Q1 × Q2, यानी Q1 Q2 क्या होगा, अब जो हमारा फोर्स होगा ये बल, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ जो होगा हमारा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q1.Q2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के, उसके बाद क्या कह रहा है, उन जो फोर्स होगा वो उन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है, जो फोर्स है हमारा वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती है, और इनकी दोनों के बीच की दूरी के, इनकी दोनों के बीच की दूरी क्या है, r मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग करा जाएगा, फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती। मैथ में आपने पढ़ा होगा व्युत्क्रमानुपाती यानी जस्ट अपोजिट कर देना। ठीक है, जैसे आपने यहाँ 5 लिखा तो इसका अगर व्युत्क्रमानुपाती निकालेंगे तो क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी F∝1/r²। तो ये हमारी दो कंडीशन बन गई हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा है F∝F, यहाँ पर कॉमन है तो F ले लेंगे, प्रोपोर्शनल भी कॉमन है, ले लिया जाएगा Q1 Q2 और 1/r², इन दोनों को मिला के एक साथ लिखेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारी तैयार हो जाएगी। या लगा के आप आगे लिख सकते हैं F = K.Q1 Q2/r²। अब
तो अब आप यहाँ पर पूछेंगे के कैसे आएगा, तो के यहाँ पर क्या आएगा, के जो हमारा वो कूलाम का नियतांक है, या फिर के हमारा जो है कूलाम का कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और के यहाँ पर कोई नियतांक हम लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो बराबर लगाने के लिए कोई ना कोई हम कांस्टेंट मानते हैं, कोई ना कोई नियतांक मानना पड़ता है। तो हमारी ये कंडीशन, तो हमारी ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन से हम यहाँ पर बना सकते हैं कि f इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो 1/4πε0 के है, ये इसी को हम पूरा कहते हैं कूलाम कांस्टेंट। कूलाम कांस्टेंट यहाँ पर क्या मतलब कूलाम के नियम का नियतांक, उन्होंने एक नियतांक दिया था अपना, इसकी कोई वैल्यू होती है, इसकी क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जो आप ये कूलाम कांस्टेंट देख रहे हैं 1/4πε0 के, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, फिक्स वैल्यू क्या है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू कूलाम ने दी थी, इसलिए उनके नाम से ये लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वायु के लिए अगर हम मान लें कि वायु के लिए क्या है के बराबर 1, तो वायु के लिए अगर हम के बराबर 1 मान लें तो यहाँ के की जगह अगर 1 रख दें क्या आएगा, f इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/r²। ध्यान दीजिए, तो यही हमारा कूलाम का नियम कहता है। ठीक है, यही हमारा कूलाम कांस्टेंट है, यही हमारा कूलाम का नियम है। ठीक है, यही आप अगर आपसे डेरिवेशन पूछी जाती है तो पहले आप जैसे मैंने ऊपर आपको परिभाषा बताई वो आपको लिख देना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा डेरिवेशन करके प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है, तो यहीं पर आपका डेरिवेशन सिद्ध हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे 2 क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो ठीक है ये कि आपके 3 या 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह के भी आगे सीरीज़ में और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर जुड़ जाइए। बाकी इसके आगे बचे हुए क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी ही आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।